गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस 2024 की क्लासेस चल रही थी और इसमें भी किस चीज की, हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही थी। हमारे हिंदी में हम पार्ट ए में आज व्याकरण करेंगे और पार्ट बी की बात करें तो जो कल हमने जो आपको आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन आज करेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपका कमेंट आया था कि कल आपने इंग्लिश के कंटेंट के बारे में बताया था, थोड़ा आज हिंदी के बारे में बता देना। तो हिंदी का तो आप सभी को पता ही है कि जैसे हम यहाँ पे जो आपको कंटेंट है वो मैं आपका सॉल्यूशन करवाती हूँ जो टेस्ट में, और फिर इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवा चुकी हूँ। आपके जो हिंदी का सिलेबस है इसमें पार्ट ए में बात करें तो आपके 50 नंबर का आएगा और 50 नंबर की क्या आएगी, व्याकरण आएगी। और इस व्याकरण में मैं आपको बहुत सारा कंटेंट करवा चुकी हूँ अच्छे से, हर एक टॉपिक की हर एक क्वेश्चंस की है वो तैयारी हमने अच्छे से की है। आगे आने वाले आपकी 6 से 7 क्लास और होंगी आपके एग्जाम तक, तो उसमें भी काफी सारे हम और प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी भी आपके कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। और पार्ट बी में बात करें तो एक तो आपका है संक्षिप्तीकरण। क्या है? संक्षिप्तीकरण, जो कि मैंने आपको काफी अच्छे से करवाया है और काफी सारे, हो सकता है कि मैंने 9 से 10 आपको इसके क्वेश्चंस है वो करवा दिए हूँ। इसके अलावा अगर बात करें पलवन की, तो वो भी पलवन यानी जिसे हम भाव विस्तार बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं यानी भाव विस्तार, तो वो भी क्या है, वो आपको अच्छे से इसकी काफी सारी है वो कथन की आपको काफी सारी इसमें प्रैक्टिस से करवा चुकी हूँ। पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन में भी आपके सारे के सारे हैं वो करवा चुकी हूँ। कौन कौन से, जिसमें आपके जो सामान्य कार्यालय पत्र आता है वो करवा दिया मैंने। आपका जो ऑफिस ऑर्डर आता है वो भी अच्छे से करवा दिया है। आपके अर्थशास्त्र के पत्र है उसके भी काफी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। और अनुस्मारक यानी आपका रिमाइंडर आता है उसके भी हमने काफी अच्छे से प्रैक्टिस से कर ली है। अब आपका अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रारूप लेखन का। कौन सा आता है? प्रारूप लेखन का। और प्रारूप लेखन की बात करें तो उसमें भी हमने सारे के सारे, जैसे अधिसूचना हो गई, निविदा यानी टेंडर हो गया, परिपत्र यानी सर्कुलर हो गया, विज्ञप्ति, ये सारी की सारी हमने अच्छे से कई सारे इसके जो प्रारूप है हमने लिखे हैं। मतलब एक प्रारूप में कई सारे सब्जेक्ट से हमने इसकी प्रैक्टिस से की है। अब अगला आता है आपका टॉपिक है वो ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। तो अनुवाद भी मैंने आपको जो टेलीग्राम चैनल में जो मैं आपको इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ वहां पे भी मैंने आपको काफी सारे इसके क्वेश्चन भी करवाए हैं। अगला जो हमारा आता है वो आता है आपके पार्ट सी यानी भाग सी का, और वो आपके कितने 20 नंबर का है, निबंध का है। तो निबंध में अब तक आपको कितने 3 से 4 निबंध तो करवा चुकी हूँ। बाकी का जो निबंध का कंटेंट है वो आपको मैं अगले 3-4 दिन में है वो 1 या 2 निबंध का तो और कंटेंट है आपको प्रोवाइड करवा दूंगी सीधा टेलीग्राम पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अभी हमारा जो आगे जो आपकी 6 से 7 क्लास होने वाली है उसमें पार्ट बी में ही मैं आपके दो जो टॉपिक हैं उन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। एक तो आपका संक्षिप्तीकरण, कौन सा? संक्षिप्तीकरण। और दूसरा आपका भाव विस्तार यानी पलवन। ये दो क्वेश्चन है हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे क्योंकि इससे हमें क्या होगा कि हमारे पास शब्दकोश है वो बढ़ेंगे, हमारे लिखने की और सोचने की चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसलिए हम जो अब आगे आने वाले 6-7 पेपर रहेंगे उनमें ये दो चीजें ज्यादा करेंगे। एक आध हम आपका पत्र भी कर सकते हैं, लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्तीकरण और पलवन है ये दो करेंगे ताकि हमारी जो एक तो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए लिखने की और सोचने की, और शब्दकोश है हमारे अच्छे से बन पाए। तो चलिए मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है, अब स्टार्ट करेंगे हम हमारा आज का टेस्ट है। और आज के टेस्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पार्ट ए, और पार्ट ए में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमारा संधि का। हमें क्या करनी है? संधि विच्छेद करनी है। पहला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है रसोद्रेक। क्या दिया गया है? रसोद्रेक। रसोद्रेक की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा रस प्लस उद्रेक, रस प्लस उद्रेक। अगला दिया गया कथोपकथन। कथोपकथन की बात करें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? कथ प्लस उपकथन, कथ प्लस उपकथन। अगला है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम की बात करें तो इसमें सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम, उत्तम।
नवोत्पल, नवोत्पल की बात करें तो नव प्लस उत्पल, नव प्लस उत्पल, नवोत्पल। रसोद्रेक का रस प्लस उद्रेक, कथोपकथन कथ प्लस उपकथन, सर्वोत्तम सर्व प्लस उत्तम, नवोत्पल नव प्लस उत्पल। अगला जो शब्द दिया गया वो दिया गया भावोद्दीप्त, भावोद्दीप्त। अब इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, भावो द आधा आएगा, फिर आपका क्या आएगा, दीप्त आएगा। और इसमें आपको पता है कि ये द के अंदर है, नीचे पैरों में द आ गया, तो इस प्रकार इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, आसानी से हो जाएगा। किस प्रकार, भाव प्लस उद्दीप्त, भाव प्लस उद्दीप्त। अगला जो हमें दिया गया वो दिया गया नवोडा, नवोडा में नव प्लस उडा, उबड़ा उडा, नव प्लस उडा। महर्षि में महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। अगला दिया गया है हिमोपल, हिमोपल में हिम प्लस उपल, हिम प्लस उपल। महोदय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। और प्रौढ़ में पर उपसर्ग है आपका पर प्लस उड। जैसे नवोड उसी प्रकार आपके जो जैसे नवोडा होगा उसी प्रकार आपके प्रौढ़ होगा, पर प्लस उड। और उसमें क्या होगा आपके नव प्लस उडा। ये हमारी संधि कंप्लीट होती है। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसके किए संधि के। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें शब्द शुद्धि का। और शब्द शुद्धि में हमें 4 है वो अशुद्ध शब्द दिए गए हैं जिनको हमें शुद्ध करके लिखना है। सबसे पहला दिया गया हमें संगठन। संगठन की बात करें तो इसमें घ नहीं आता, ग आता है, यानी स ग आएगा, संगठन। इस प्रकार अंतर्ध्यान, इसमें क्या है, अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान किस प्रकार लिखा जाता है, ये लिखा जाता है अंतर्धान, अंतर्धान, इस प्रकार अंतर्धान। अगला है पश्चाताप। पश्चाताप के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या गलती दी गई, इसमें दी गई है तय है, दो आते हैं, जैसे पश्चाताप, तो एक आधा तय भी आता है, पश्चाताप इस प्रकार लिखा जाएगा। हितैषी की बात करें तो हितैषी में क्या गलती है, हितैषी में स पे गलती है, स है आपका ये वाला आएगा, आपका ये स नहीं आएगा, तो हितैषी इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर एकदम से ये देखते तो हमें सही लगता है, लेकिन गलती क्या है, स में गलती दे रखी है। तो ये हमारी शब्द शुद्धि कंप्लीट होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा वाक्य शुद्धि का। और वाक्य शुद्धि की बात करें तो हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं वाक्य शुद्धि के, जिसको हम अच्छे से शुद्ध रूप में लिखेंगे। कोई भी जो इसमें वाक्य में जो अशुद्धि होगी वो मैं वहां पे ठीक करके आपको बता दूंगी कि हाँ ये गलती इसमें दे रखी है, आप नीचे खुद लिख लेना। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर आएगा किसी भी आदमी की, कोई भी की जगह क्या आएगा, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, आदमी की हालत ठीक नहीं है, नहीं है। अगला दिए गए है भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अगर बात करें तो भारत के भूगोल नहीं आता, इन्वर्टेड कोमा में आएगा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पुस्तक है उसकी एक प्रति खरीदनी है। तो भारत का भूगोल किस प्रकार लिखेंगे, भूगोल। और फिर आगे लिखेंगे एक, की एक प्रति खरीदनी है, खरीदनी है, ये इस प्रकार है वो शुद्ध लिखा जाएगा, खरीदनी है। क्योंकि भारत के भूगोल नहीं, भारत का भूगोल क्या है, पुस्तक है। आगे बढ़े, 5 पुरुष और एक औरत की मृत्यु हो गई, 5 पुरुष और एक औरत की मृत्यु हो गई, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 5 पुरुष, पुरुष की जगह क्या आ जाएगा, पुरुषों, 5 पुरुषों, और एक औरत की मृत्यु हो गई। आपका कुर्ता कोट और रुमाल यहाँ रखा है, तो यहाँ आएगा आपका कुर्ता कोट और रुमाल यहाँ रखी है, रखा की जगह क्या आएगा, रखे हैं, क्योंकि 3 चीजें हैं तो यहाँ रखे हैं, क्या आ जाएगा, आपका कुर्ता कोट और रुमाल यहाँ रखे हैं।
पैदल चलकर आने में देर होनी स्वाभाविक है। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। तो यहाँ होना, होनी नहीं, होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक थी लिख रखा है ना, तो स्वाभाविक थी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक है। अगला दिया गया है, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। ताजमहल की सौंदर्य, ताजमहल की नहीं आएगा, ताजमहल का। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। इन हालातों में चुनाव संभव नहीं है। तो यहाँ पर आएगा, इन हालात में चुनाव संभव नहीं है। हालातों में नहीं, इन हालात में। इन हालात में चुनाव संभव नहीं है। संभव नहीं है। नहीं है। अगला आएगा, दलाल ने बहुत सी संपत्तियां खरीदी। दलाल ने बहुत सी संपत्तियां खरीदी नहीं आएगा, तो दलाल ने बहुत सी संपत्ति खरीदी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, संपत्तियां की जगह आ जाएगा संपत्ति। संपत्ति खरीदी, ये इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर है। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर है की जगह आएगा गीता का उपदेश। के की जगह क्या आ जाएगा, का। गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है। और लास्ट जो अशुद्ध वाक्य है वो है, वहां सब श्रेणी के लोग उपस्थित हुए। तो ये आ जाएगा कि वहां सब श्रेणियों के। वहां सब श्रेणियों के, श्रेणी का श्रेणियों बनेगा तो आपकी इस पे मात्रा है वो छोटी आ जाएगी। तो श्रेणी की जगह क्या लिखा जाएगा, वहां सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हुए। तो ये हमारा था अशुद्धि वाला टॉपिक, जिसमें हमने शब्द से पहले किया शब्द शुद्धि के 4 क्वेश्चन किए, और यहाँ पे वाक्य अशुद्धि के हमने कितने किए, 10। अब हम चलते हैं हमारे प्रत्यय के टॉपिक पर। अगर हम प्रत्यय के टॉपिक की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने 5-6 टेस्ट में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की थी, जिसमें हमने मूल शब्द अलग किया था और प्रत्यय अलग किया था, जिससे हमारी प्रैक्टिस है वो तीनों प्रकार से हो गई थी। क्वेश्चन चाहे किसी प्रकार से आए, चाहे सिर्फ प्रत्यय अलग करने का आए, चाहे वो मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने का आए, या फिर आपके एक प्रत्यय के दो दो शब्द बनाने आए। सबसे पहले में दिया गया शौकीन। शौकीन की बात करें तो इसमें जो मूल शब्द है यानी जो मूल धातु है वो है शोक। शोक, और इसमें प्रत्यय है ईन। कुलीन की बात करें तो इसमें जो मूल शब्द है वो है कुल, और इसमें जो प्रत्यय है वो है ईन। अगला है शालीन की बात करें तो मूल शब्द है शाला, प्रत्यय है ईन। शालीन, ठीक है। अब अगर ऐसे आ जाता है कि ईन प्रत्यय से बनने वाली दो दो शब्द लिखे तो दो शब्द लिख सकते थे, शौकीन, कुलीन या शालीन। अगला जो हमारा शब्द दिया गया वो दिया गया है पथरीला। क्या दिया गया है, पथरीला। पथरीला की बात करें तो इसमें जो आपका मूल शब्द है, जो मूल धातु बोल दे, वो क्या है, वो है आपका पत्थर। वो क्या है, पत्थर। और इसमें जो प्रत्यय दिया गया है वो दिया गया है इला, पथरीला। पनीला की बात करें तो इसमें पानी तो आपका मूल शब्द है, और इला इसमें क्या है, प्रत्यय है। रंगीला की बात करें तो रंग इसमें क्या है, मूल शब्द है, इला इसमें प्रत्यय है, तो रंगीला। ठीक है, तो इला प्रत्यय से बनने वाले 3 शब्द हमने अच्छे से देख लिए। तो अगर ऐसे भी आ जाए कि इला प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द लिखे तो अपन अच्छे से लिख सकते हैं। अगला आता है जातीय। जातीय में आपके जो जाति है वो क्या है, आपकी मूल शब्द है, ठीक है, यानी धातु दे रखी है, और ईए इसमें प्रत्यय दिया है। राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्र इसमें क्या है, आपका मूल शब्द है, और ईए इसमें क्या दे रखा है, प्रत्यय। तो ईए प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द हमने लिख दिए। अगला आता है भिक्षुक। तो इसमें जो शब्द होगा वो होगा भिक्षु। मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। भिक्षु क्या आ जाएगा, भिक्षु लिखा जाएगा, जो कि इस प्रकार लिखेंगे भिक्षु प्लस उक, भिक्षुक। उक इसमें प्रत्यय हो गया। इच्छुक की बात करें तो इच्छुक में इच्छा,
जो मूल शब्द है, मूल धातु है, वो क्या है? इच्छा है। और इसमें जो प्रत्यय है वो है उक है। तो उक प्रत्यय से बनने वाले अगर आपसे दो शब्द पूछ ले तो आप भिक्षुक और इच्छुक लिखोगे। तो ये हमने यहाँ पे प्रत्यय की प्रैक्टिस कर दी। 10 प्रत्यय हमने अच्छे से देखे, उनसे मूल शब्द और प्रत्यय अलग किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमें मुहावरों का। इसमें हमें बोला गया है कि मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग करना है। जब आपसे सिर्फ भावार्थ पूछे, क्या पूछे आपसे? सिर्फ भावार्थ। तो इस भावार्थ का मतलब है कि आपको बोल देना कि निम्नलिखित मुहावरों का भावार्थ लिखिए। तो सिर्फ आपको अर्थ बताना है, यानी उसका भाव अर्थ बताना है। अगर आपसे पूछ ले सार्थक प्रयोग कीजिए तो आपको अर्थ प्लस उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अगर हमें पहले की बात करें, पहला में दिया गया है नाक कटी पर घी तो चाटा, यानी नाक तो कट गई लेकिन घी चाटा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बेइज्जत तो हो गए थे लेकिन कुछ पा लिया। ठीक है, तो बेइज्जत होकर पाना। अर्थ क्या हो जाएगा? बेइज्जत होकर, बेइज्जत होकर, होकर कुछ पाना, कुछ पाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। श्याम ने अपना वेतन बढ़वाने के लिए मालिक से बहुत मिन्नतें की, फटकार खाई, तब कहीं जाकर वेतन में वृद्धि हुई। तो इसका क्या हो जाएगा? बेइज्जत होकर कुछ पाना। अगला है दाने दाने पर मुहर। दाने दाने पर मुहर यानी अपना अपना भाग्य, अपना अपना भाग्य। वो बोलते ना कि रोटी रोटी पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, या फिर दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो अपना अपना भाग्य। श्याम कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है परंतु अभी तक नहीं लगा, लेकिन उसके छोटे भाई ने पहली बार ही परीक्षा दी और उसकी नौकरी लग गई। यानी कि अपना अपना भाग्य। ठीक है, तो ये हमने वाक्य में जो मुहावरे दिए थे उसका वाक्य में प्रयोग किया, उसका अच्छे से अर्थ देखा और अर्थ भी लिखा। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी पर। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में मैंने आपको जो कल आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया था उसको हम अच्छे से इसमें सॉल्यूशन इसका करेंगे। हमने देखा था कि निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए। निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए। और कथन था जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उपयुक्त लोकोक्ति रवि यानी सूर्य एवं कवि की द्वंद्वता को जाहिर करते हुए सूर्य के प्रकाश की पहुंच से भी बाहर होने वाली क्रियाओं पर कवि की कल्पनाशीलता द्वारा अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में अपनी सोच समझ व लगन से गोते गोते यानी अपनी पहुंच को इंगित करती है। ठीक है, गोते यानी अपनी पहुंच को इंगित करती है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आप कथन या भाव विस्तार करो या फिर आप निबंध लिखो तो उसमें आपको क्या देना है कि निबंध में जो आपको विषय दिया गया है उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है 2 से 3 लाइनों में। अगर भाव विस्तार या कथन में जो आपको लाइन दी गई है उसका भी आप विस्तार से 2 से 3 लाइनों में बताओगे। अब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है कि जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, ठीक है, वहां पर है जो वो कवि है वो अपनी कल्पनाशीलता में अपनी सोच समझ से को अपनी पहुंच को वहां पर इंगित कर सकता है। अब आगे देखेंगे कि सूर्य की पहुंच सौरमंडल तक है, लेकिन कवि अपनी कल्पनाशीलता से उस ब्रह्मांड जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है में तथा मानव मन की गहराइयों में पहुंचकर जीवन जगत के सूक्ष्म और कल्पना से परे ऐसे अनुपम दृश्यों का चित्रण कर एक नए ही ब्रह्मांड का निर्माण कर देता है। जरूरी नहीं है कि इसमें इन्होंने जितना लंबा सेंटेंस लिखा है आप उतना लिखोगे, आप उसको तोड़ तोड़ कर भी लिख सकते हो। जैसे सूर्य की पहुंच सौरमंडल तक है जबकि कवि अपनी कल्पनाशीलता से उस ब्रह्मांड जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां तक भी अपने मन की गहराइयों में पहुंचकर जीवन जगत के सूक्ष्म और कल्पना से भरे ऐसे अनुपम दृश्यों का चित्रण कर सकता है। ठीक है, कर एक नए ब्रह्मांड का निर्माण कर देता है। वह अपने लेखन अद्भुत सोच एवं कल्पना से साहित्य में अद्भुत चरित्रों, घटनाओं, परिवेश, रंग, भाव आदि का समावेश एवं सृष्टि कर मानव मन की गूढ़ संवेदनाओं, बुद्धि आदि को इस प्रकार से झंकृत कर देता है कि एक बार तो मुर्दा भी उठे खड़ा हो जाए। यानी आपने देखा होगा कि जो
कोई रचनाएं लिखता है, कविताएं लिखता है, ठीक है, तो उसमें वो उन उन चीजों की कल्पना कर देता है जो कि हम सच में नहीं कर पाते, लेकिन कल्पना में उस चीज को कर पाते हैं। ऐसा कोई चरित्र है भी नहीं, लेकिन उस चरित्र का, उस घटना का हमें क्या बना देते हैं, उसका भाव ही बना देते हैं कि हाँ ये चीज है। तो इस प्रकार है कि अगर वो चीज सही में नहीं है, लेकिन उस कहानियों में अपन उस चीज को बना सकते हैं। तो यही बोला गया है कि जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां तक कवि का मन, कवि की सोच है, कवि की जो कल्पनाशीलता है वो वहां तक पहुंच जाती है। अतः कवि यथार्थ लोक के साथ कल्पना लोक में विचरण कर निराशा और अंधकार में डूबे मनुष्यों के मन में पहुंचकर उसे रोशनी देकर असीम शांति प्रदान करता है। अब आप देखिए, अपन कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो अपन सोचते हैं ना कि अपन कोई मोटिवेशनल शायरी सुन ले, मोटिवेशनल कहानी सुन ले, कोई कविता सुन ले, तो उससे अपन को क्या है, मोटिवेशन सा मिलता है, ठीक है। अपन को एक और उम्मीद दिखती है कि हाँ अगर ऐसा हो सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। तो वही चीज है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कल, इसका थोड़ा सा मैंने अर्थ बताया था आपको लाइन का, कि आप इस पर अच्छे से आंसर राइटिंग करना। इसका ये अर्थ होगा कि जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, या फिर आप ये मान लो कि जहां उस काम को अपन सच्चाई में नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज को कवि है वो अपनी कविता में कर सकता है, लेखक है वो अपनी कहानी में कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि उससे आदमी के को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कि ऐसा हो सकता है, कहानी में ऐसा हो सकता है, तो अपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी, मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की। फिर भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन पर, जिसकी हमको आंसर राइटिंग करनी है। ये आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। आपको ये पूरा का पूरा एक गद्यांश दिया गया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है इसको क्या करना है, ये जो जितना दिया गया है उसका 1/3 आपको लिखना है, और आपको उचित शीर्षक देना है। अगर आपको इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसके बारे में पढ़ना है। जैसे नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि यह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है, और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता महज, अब मैंने कितनी पढ़ी है, 3 ये और आधी लाइन ये पढ़ी है, ठीक है। इसी में अगर नैतिकता की बात करें तो 3 से बाहर आगे बात नैतिकता, नैतिक नियम, उन्हें यानी नैतिक नियमों को, नैतिकता। तो यानी अगर इसका कुछ शीर्षक होगा तो उसमें जो नैतिकता है वो शब्द जरूर आएगा। इसी प्रकार है, आपको इस चीज को पढ़कर, उस पैराग्राफ को, उस गद्यांश को पढ़कर है उस चीज को देखना है कि क्या आप अच्छा सा इसमें शीर्षक टाइटल लिख सकते हैं। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम है वो अगले 6-7 क्लास ये हमारी होगी, तो इन 6-7 क्लासों में हम संक्षिप्तीकरण और भाव विस्तार ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ताकि हमारी जो सोचने की इसमें है वो हम अच्छे से इसको कर पाए, और अच्छे से हम इसकी जो प्रैक्टिस है हमारी लिखने की वो होती रहे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। आप कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।